कहा जाता है ओशो जी ने अपने जीवन काल में लगभग 2 लाख पुस्तक का अध्ययन किया, जिनमें सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पुस्तक में उन्हें भारत के उपनिषद, अष्टावक्र गीता और तीसरा ताओइज्म ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ताओइज्म के अनेक एग्जाम्पल, अनेक उदाहरण उनके अनेक वक्तव्यों में मिल जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख उदाहरण ऑब्वियसली मुल्ला नसरुद्दीन के बाद जो सबसे अधिक ओशो जी जिसके बारे में बोलते हैं वो लाओ त्से है। अब लाओ त्से कौन है, लाओ त्से की फ़िलोसफ़ी क्या थी और क्यों ओशो लाओ त्से से इतने प्रभावित हैं, इस वीडियो में हम कंपाइल करके आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। लाओ त्से एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे जिनका जन्म 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनके जन्म के विषय में भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जन्म लेने से पहले 62 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, जिसके बाद इनका जन्म एक लीची के पेड़ के नीचे हुआ और इसी के कारण इनका नाम लाओ त्से, जिसका चाइनीज़ में अर्थ होता है लीची का पेड़, इसलिए इनका नाम लाओ त्से रखा गया। अब लाओ त्से के बारे में माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ तो चाइना में बहुत हैं, पर दार्शनिक रूप से अगर हम इनके विषय में चर्चा करें तो इनका दार्शनिक लेवल जो है वो बहुत कुछ सनातन से मिलता जुलता है। लाओ त्से के संबंध में ये भी कहा जाता है कि पूरे उत्तर और पूर्व की जो दार्शनिक विचारधारा हैं उस पर इनके विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ताओइज्म को आगे बढ़ाने में लाओ त्से का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और इनकी मेन टीचिंग्स में जो इनकी मेन फिलॉसफी रही है उसके अंतर्गत ये नेचर को सर्वोपरि मानते हैं। प्रकृति को इन्होंने प्रधान माना है। प्रकृति को ये ब्रह्म की तरह इन्होंने अपने वक्तव्यों में ट्रीट किया है और ये प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में जितने भी कंपोनेंट व्याप्त हैं, भले ही वो निर्जीव हों या सजीव हों, उनमें कुछ ह्यूमन प्रतिक्रियाएं भी हैं, ह्यूमन एक्टिविटी भी हैं, जैसे अध्ययन, चोरी, चकारी, गुंडागर्दी। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने अपनी फिलॉसफी में जोड़ते हुए सबको एक सूत्र से बांधा है और बताया है कि ये सब कंपोनेंट, ये सब घटक एक सूत्र से बंधे हैं और उस सूत्र में काई या ची नाम की एनर्जी का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ये पूरे विश्व को मानते हैं कि पूरे विश्व में एक ही एनर्जी का फ्लो एक ही समय में होता है। लाओ त्से की टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक सूत्र से बंधा होने के कारण आपस में ये चेन जो है जुड़ी हुई है और आपस में ये एक हार्मनी के तहत काम करते हैं। जब भी इस चैन में कोई गड़बड़ी होती है, वो चाहे नेचर के साथ छेड़खानी हो या ह्यूमंस में आपस में वाद विवाद या दूसरी एक्टिविटी हो, तो काई एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब होता है और उसके कारण कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न होते हैं जिन्हें हमें भोगना होता है। वो एक ब्रिज के एग्जाम्पल से इसे अपनी जो है स्पीच में समझाते हैं कि जिस प्रकार नदी पर डैम बनाने से वहाँ के जीव जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही अगर वो डैम टूट जाता है तो वो मानवता के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण हमें मिल सकते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस और कोविड से होने वाली मृत्यु जो कि अभी भी कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर रही हैं, वो भी सब इसी प्रिंसिपल से जुड़ी हुई हैं कि अगर हम नेचर को किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करते हैं, उसमें अवरोध पैदा करते हैं, तो उसके परिणाम जो हैं सबको भोगने होते हैं। तो नेचर जो है एक सामंजस्य के तहत कार्य करती है और इस सामंजस्य को बनाने की ड्यूटी नेचर में उपस्थित हर एक जीव की होती है।
जिनमें मानव का रोल प्रधान होता है। लाओ त्से के विचार आधुनिक युग से काफ़ी मेल खाते हैं। आधुनिक साइंटिफिक थ्योरीज़ जो हैं लाओ त्से की विचारधारा से काफ़ी मिलती हैं। लाओ त्से के फ़िलोसफ़ी जो है सनातन धर्म से भी काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए भारत में भी लाओ त्से का ताओइज़्म का काफ़ी प्रभाव है। जापान में भी और दूसरे पूर्वी देशों में भी ताओइज़्म का काफ़ी प्रभाव देखा गया है। ताओइज़्म के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मार्ग, प्रिंसिपल, मेथड या पाथ, जिसे फॉलो करके आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर आकाश में स्थित किसी काल्पनिक किसी पैलेस से नहीं है। स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर है मेंटल पीस, आपका अंदरूनी जो आपको खोज रहती है, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, जो असंतुष्टि का कारण है, उस सब की संतुष्टि की प्राप्ति ही स्वर्ग कहलाती है। तो लाओ त्से अपनी फ़िलोसफ़ी में यही बताते हैं, यही वर्णन करते हैं कि हम किस प्रकार नेचर की साथ समानता बना के रख सकते हैं और क्यों हमें नेचर के साथ समानता रखनी चाहिए। तो लाओ त्से जो है इस चीज़ पर बल देते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक हार्मनी के अंतर्गत, यानी कि आपस में सामंजस्य के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसे किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब होने से बचाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये लाओ त्से की मुख्य फ़िलोसफ़ी है, उनकी मुख्य विचारधाराएं हैं। इसके अलावा लाओ त्से के विषय में ये भी कहा जाता है कि जब पैदा हुए थे तो 62 वर्ष के थे और पैदा होने के तुरंत बाद ही ये भैंस के ऊपर सवार होके पश्चिम देशों में चले गए थे। तो इस प्रकार के अनेक दृष्टांत उनके विषय में आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप ओशो की आने वाली फर्दर वीडियोज़ में भी सुनेंगे। लाओ त्से की फ़िलोसफ़ी को आप सनातन के अद्वैतवाद से भी, यानी कि बिना भेदभाव करने वाली अष्टवक्र की गीता से भी कंपेयर कर सकते हो। और शायद इसीलिए ये ओशो को इतना पसंद था, क्योंकि ये समहाउ सनातन को जो है सपोर्ट करता है, सनातन से मिलती जुलती इसकी विचारधारा है। तो ताओइज़्म में अगर आप देवी देवताओं की बात करेंगे तो वो भी सनातन धर्म से काफ़ी मिलते जुलते हैं। हालांकि नाम चाइनीज़ हैं, नाम अलग हो सकते हैं, पर अगर इनके आप वर्क की बात करें या इनका अगर आप प्रोफाइल देखें तो ये सब स्पिरिट्स, एनिशिएंट लेजेंडरीज हीरोज़ हैं, जो कि जैसे कि स्टार हैं, ह्यूमंस भी हैं, उसमें कुछ गुरु महात्मा भी हैं, उसमें ड्रैगन हैं, उसमें टाइगर हैं, उसमें स्नेक हैं, उसमें वाटर है, उसमें रिवर हैं। तो ये सब सनातन में भी हम इन सभी की पूजा करते ही आए हैं। तो इस प्रकार ताओइज़्म या लाओ त्से की विचारधारा में भी इनका वर्णन मिलता है और शायद यही रीज़न है कि ओशो ने इसे सनातन से कोरिलेटेड पाया और इसीलिए आप उनके व्याख्यानों में इनकी रिपीटेडली चर्चा सुनेंगे।